नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। नागपुर हिंसा के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया हुआ है। औरंगजेब को लेकर राजनीतिक दलों में आर पार की लड़ाई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया है, तो विपक्षी दल देवेंद्र फडणवीस की सरकार को ही दोषी ठहरा रहे हैं। नागपुर हिंसा ने औरंगजेब पर सियासी आग को और भड़का दिया। मुंबई में बीजेपी और शिंदे गुट ने हल्ला बोल दिया। विधानसभा के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में नागपुर हिंसा का मुद्दा उठाया। या घटनेत एक क्रेन, 2 जेसीबी व काही चारचाकी वाहने ही जाळण्यात आली। या संपूर्ण घटनेमध्ये 33 पोलीस जखमी झाले आहेत, ज्यामध्ये 3 उपायुक्त दर्जाचे पोलीस आहेत। त्यातल्या एका पोलीस उपायुक्तावर कुऱ्हाडीने त्या ठिकाणी हल्ला करण्यात आलेला आहे। दरअसल कल नागपुर में औरंगजेब का पुतला जलाने पर हिंसा भड़क गई थी। मौके का फायदा उठाकर उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था, जिसके बाद 11 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। ये पुलिस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, पुलिस के ऊपर हमला करना, फायर ब्रिगेड के ऊपर हमला करना, ये सोची समझी साजिश है। और इसीलिए जो सोची समझी साजिश से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। देवेंद्र फडणवीस नागपुर हिंसा से जुड़ा पल पल का अपडेट ले रहे हैं। लोगों को अफवाह से बचने की अपील कर रहे हैं। सीएम फडणवीस ने हिंसा में घायल डीसीपी निकेतन कदम से फोन पर बात की। आक्रांता औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में आर पार की सियासी जंग छिड़ी हुई है। पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर जोरदार तरीके से वार पलटवार कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, ना ही मैं गृह मंत्री हूँ, तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहाँ है। अब इनके कार्यकाल में वहाँ डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है। और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्र मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। नागपुर हिंसा की हर एंगल से जांच की जा रही है। उपद्रवियों के मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है, ताकि नागपुर को जलाने वालों का पक्का हिसाब हो सके, महाराष्ट्र को दहलाने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। नागपुर से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पत्थर हुई, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और सियासी तनातनी और तलवारें तो पहले से खिंची हुई हैं। मंत्री नितेश राणा कह रहे हैं कि इन तमाम हिंसा के पीछे अगर कोई है तो वो तो मानते हैं कि अबू आजमी ही इसके जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने इस चीज का जिक्र सबसे पहले किया था। अभी देवेंद्र फडणवीस सीधे सीधे कह रहे हैं पुलिस प्रशासन को फ्री हैंड दिया हुआ है। आसपास लगे डिजिटल एविडेंसेस को खंगालने का काम महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, नागपुर पुलिस कर रही है, और विपक्ष के निशाने पर भी महाराष्ट्र सरकार है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। इसी पर बात करने के लिए, सार्थक चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ अजय पाठक जी, जो कि प्रवक्ता है महाराष्ट्र बीजेपी के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ गुलाम नबी फारूकी साहब जुड़ चुके हैं, एनसीपी शरद गुट के नेता है। आप दोनों को ही नमस्ते, आप दोनों का ही बहुत स्वागत। हालांकि आप दोनों ही महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। जिस तरह का माहौल, जिस तरह की हिंसा, जिस तरह की आगजनी है, उसमें किसी का वेलकम तो नहीं किया जा सकता है। डिबेट की शुरुआत में अजय जी आपसे ही कर लेता हूं, क्योंकि लगातार आपके साथी रहे पहले उद्धव ठाकरे साहब, वो तो कह रहे हैं ना मैं चीफ मिनिस्टर हूं, ना मैं होम मिनिस्टर हूं। आप पूछिए, बताइए, और यह भी बताइए कि अब तक आपने क्या कुछ काम किया। बुलडोजर चलेगा क्या नागपुर में भी? और उन्होंने तो एक कदम और आगे बढ़ दिया, यह भी कह दिया कि नागपुर में तो आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है। रोहित जी, आपको और आपके पैनलिस्ट को, आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है। रोहित जी, एक चीज तो ये स्पष्ट है कि नागपुर की हिंसा सोची समझी रणनीति के तहत की गई है जी। ये एक दिन और तत्काल हिंसा, तत्काल इतने लोग जमा हो गए और ये हिंसा हो गई, अचानक से हिंसा हो गई, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक मैं आपको क्लू देता हूं, एक छोटा सा क्लू देता हूं जी। ये जो इलाका है, इस इलाके के अंदर महल, जो इलाका, महल हो, गंजीपेट हो या सीए रोड हो, गांधी बाग हो, हंसापुरी हो,
या चिटकुस पार्क हो, ये जो इलाका है, भालदापुरा हो, ये जो इलाका है, यहाँ पे सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स टू व्हीलर्स के काम होते हैं और स्पेयर पार्ट्स के काम होते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। वो स्पेयर पार्ट्स की दुकानें और टू व्हीलर्स की जो दुकानें हैं, सेकेंड हैंड टू व्हीलर्स के काम होते हैं ठीक है। और स्पेयर पार्ट्स के दुकानें काम होता है यहाँ पे, सबसे बड़े पैमाने पे इसी इलाके में काम होता है इसका। ये पूरी की पूरी साजिश के पीछे इनकी मंत्रणा देखिए। पिछले 3-4 दिनों से जो आधे रोड पे कब्जा करके ये लोग दुकानें लगाते थे, हाँ। पिछले 3-4-5 दिनों से यहाँ इनकी दुकानें नहीं लग रही थी। ठीक है जी। ये दुकानें नहीं लग रही थी और एक सिंगल इस उपद्रव में एक सिंगल किसी विशेष समुदाय का एक भी ना बाइक मैं चला, आपको ना अजय जी गाड़ी एक बात चली, ना बताऊं, उसका मैं जानता हूं कि ये खून पूरी चला गया। चीजें, ये पूरी हिंसा ठीक है। हिंदू मुसलमान हो रही है। मैं ना भी चाहूं ना तो भी ये हिंदू मुसलमान ही हो रही है। लेकिन आप मुझे प्लीज बताइएगा, मैं आपको 30 सेकंड्स और दे रहा हूं। फारूकी सर मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मुझे काउंटर करना पड़ेगा। मुझे सर आप बताइए, आपने मुझे तो क्लू दे दिया, लेकिन आप प्राइम फेसी इस बात को मान रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है? इतनी सारी चीजें हो गई, लोकल LIUs भी होती हैं, लोकल इनपुट यूनिट्स होती हैं, इंटेलिजेंस यूनिट होती है, किसी को नहीं पता चला। और हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। मैं तो बहुत विकासशील, विकसित अपने महाराष्ट्र को मानता हूं। मैंने बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है, बहुत घूमा हूं मैं। रोहित जी सर देखिए, कुछ ना कुछ तो फेलियर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें रही है जो चूक हुई है। ठीक। नहीं तो ये जिहादी मानसिकता के लोग इस तरह से ये दंगा करने में कामयाब नहीं हो पाते। 2-2 ढाई घंटे पुलिस नहीं पहुंची, लोग अपने घरों में कैद रहे। वहां पुलिस को इन लोगों ने पहले से प्लान करके हाथों में बम, तलवारें और गाड़ी इन्होंने पत्थर इकट्ठा कर रखा। दिस इज सीरियस सर, दिस इज सीरियस। मैं मान ही नहीं सकता इन बातों को कि क्या अगर कोई विकृत मानसिकता का लोग हमारे समाज में मौजूद है, सोसाइटी में मौजूद है, तो वो पुलिस को रोक लेंगे। इतने सक्षम वो हो गए महाराष्ट्र में। के लिए तो इन्होंने इस तरह का माहौल कर दिया था, इसलिए तो पुलिस कार्रवाई ठीक है सर, मैं फारूक जी के पास हुआ तो फिर वापस आऊंगा। आपने काफी स्ट्रांग रिमार्क्स रखा। फारूकी सर देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, ये बात मान रहे हैं पाठक साहब? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। हाँ बोलिए। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? होम मिनिस्ट्री किसके पास है? तो जवाबदेही क्या देवेंद्र फडणवीस साहब लेकर इस्तीफा देंगे क्या? जो जिन लोगों की वहां जान गई है, जो दंगाई है, देखो दंगा का कोई समर्थन नहीं करता है, ठीक है, लेकिन आज सरकार में जो मंत्री हैं, होम मिनिस्ट्री जिसके पास है, अगर उनका इंटेलिजेंट फेलियर हुआ है, वहां पे इतने लोग जमा हुए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी क्या? या किसी पुलिस वाले को बलि का बकरा बनाया जाएगा? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट है। आपको एक बात बताऊं, महाराष्ट्र में वैसा भी लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बुरा हाल है। आप पुणे की घटना देख लो, बाकी और जगह की घटना देख लो, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और यहाँ पे फंडिंग का दूसरा इशू, करप्शन का इशू, मुंडे का इशू, ये सब बात को दबाने के लिए ये नए फार्मूले पे चल रहे हैं। अरे भाई, महाराष्ट्र की जनता को विकास चाहिए, विकास की बात करें। ये लॉ एंड ऑर्डर जब पहला वहां पे अगर लोग जमा होने वाले थे, सक्षम पुलिस क्यों नहीं गई? लोग अगर जमा हो रहे थे, बाहर से लोग आए तो किधर से आए? पाकिस्तान से आए थे क्या? तो आए थे तो उनको रोका क्यों नहीं गया? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पाठक जी है आपके टीवी चैनल पे बोलेंगे क्या कि देवेंद्र फडणवीस जी का फेलियर है? ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अभी मेरे साथ मौलाना शादिज रशीदी जी भी जुड़ चुके हैं। रशीदी सर, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूं, जिस तरह का माहौल है, हिंसा, हिंदू मुसलमान, इस तरह के माहौल में तो क्या वेलकम करें, क्योंकि जब देश में ही अमन और सुकून नहीं तो टीवी डिबेट्स में मैं क्या आपका वेलकम करूं। लेकिन रशीदी सर, आप जुड़े हैं हमारे साथ। मैं चाहूंगा कि आप अपना स्टार्टिंग रिमार्क जरूर दें इसको लेकर, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में लगातार मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र से सांप्रदायिक हिंसा की खबरें काफी फ्रीक्वेंटली आ रही हैं। देखिए रोहित जी, एक चीज समझ लीजिए अच्छी तरह जी। औरंगजेब तो बहाना है, औरंगजेब सिर्फ बहाना है। मैं नागपुर में था पिछले 2 दिन जी। 13 तारीख की रात में मैं वहां से निकला हूं। ठीक। मैं दिल्ली में माहौल देखता हूं, होली से एक दिन पहले पानी फेंकना, ये करना वो करना, 10 तरह की चीजें होती हैं। लेकिन नागपुर में एक सिंगल आदमी मुझे रोड पर ऐसा नहीं मिला जो किसी पर पानी फेंक रहा हो।
ठीक है। इतने शांत लोग, इतने अच्छे लोग, हिंदू मुसलमान सब। मैं मोमिनपुरा में ठहरा जाके, ठीक है। कई लोगों से, वहां बीजेपी के नेताओं से भी मेरी मुलाकात हुई, आरएसएस के नेताओं से मुलाकात हुई। कोई इस तरह की बात का कोई चर्चा, शोर, कोई किसी तरह का था ही नहीं। सवाल यह है कि जो हमारी एजेंसीज हैं, जिनको महीनों पहले पता चल जाता है कि हमला फला जगह होने वाला है, नागपुर में ये सब कुछ हो गया और हमारी एजेंसीज को पता ही नहीं चला। ट्रेलियों भर के वहां पत्थर जमा हो गए, बोतलें जमा हो गई, कुल्हाड़ियां आ गई, तलवारें आ गई, और हमारी एजेंसी को कोई इनपुट नहीं मिल पाया जी। ये देखिए, मैं हालांकि बीजेपी समर्थक हूं, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ये विश्व हिंदू परिषद का प्लान है। अच्छा। ये विश्व हिंदू परिषद ने जानबूझकर महाराष्ट्र को जलाने की कोशिश की है। हाँ। और इनके जिस तरह के बयान आ रहे हैं औरंगजेब को लेकर, कि अगर औरंगजेब की कब्र को नहीं हटाया गया हम कार सेवा निकालेंगे, अगर उसको नहीं हटाया गया तो हम खोद के समंदर में फेंक देंगे। अरे भाई, एक मुस्लिम शासक था औरंगजेब, 500 साल पहले आया, मर के दफन हो गया, बात खत्म हो गई। उसके कुछ अच्छाई बयान करने वाले हैं, कुछ बुराई बयान करने वाले हैं। आज उस बात को लेकर, औरंगजेब को लेकर हिंदू मुसलमान में नफरत क्यों पैदा कर रहे हो? इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है। देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम करो ना भाई। ठीक है। हिंदू ठीक है मुसलमान रशीद को सर, लेकर आपने बहुत शानदार बात कही, और मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि ये चीजें बार बार हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक हिंसा, इस तरफ तो जानी भी नहीं चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इशू है, उस पर हम सवाल पूछते रहेंगे। अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूं, इस सेशन की शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है। 5 एफआईआर दर्ज हुई, 50 से ज्यादा उपद्रवियों को अब तक पुलिस कस्टडी में लिया गया। फ्लैग मार्च की तस्वीरें भी हमने देखी, जो तस्वीरें आपने भेजी। अभी ताजा हालात क्या है, जल्दी से वो बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल रोहित, मैं इस समय जहां पर हूं, महाल, यहीं पर से वो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। चारों तरफ है। यहाँ एक सीसीटीवी सर्विलांस व्हीकल्स आप देख रहे हैं, वो खड़ा है, और इस पूरे इलाके को कॉर्डन किया हुआ है ताकि यहाँ पर कोई भी, जिनमें की कर्फ्यू लगाया गया है, और वहां पर किसी भी तरीके की मूवमेंट 2 से 3 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकती, ताकि वहां पर किसी भी तरीके का जमाव ना हो, उसकी स्थिति है। यहाँ पर अलग अलग गाड़ियां जो अंदर गलियों में जाकर के मार्च पास कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि वहां पर अगर कोई आगे की फर्दर प्लानिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि 3 डीसीपी घायल हुए हैं, उसके अलावा करीब 30 पुलिस वालों को चोटें लगी हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का घटनाक्रम किस तरीके से था। और ये पूरा का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ये पूरे दंगे की शुरुआत हुई, और देखते ही देखते ये एक साजिश के तहत था। गोरिल्ला युद्ध जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में था, ये पूरा का पूरा एक साजिश के तहत गोरिल्ला प्रणाली के तरीके से ये पूरा दंगा किया गया है। पहले यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पर पुलिस से कंट्रोल करने की कोशिश की, तब तक दूसरे पुलिस स्टेशन में शुरू हुआ, वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश की, तीसरी जगह शुरू हुआ। मतलब ये जानबूझकर एक साजिश के तहत पिछले 10 दिनों से ये पूरी की पूरी प्लानिंग तैयार हो रही थी। एक और खबर बता दूं कि जिस इलाके में ये पूरा दंगा शुरू हुआ, वहां पर ऑटो पार्ट्स और गाड़ियों की दुकानें हैं, जो एक विशेष समुदाय से जुड़ी है। लेकिन वहां 2 से 3 दिनों पहले से पूरी सड़क खाली कराई गई थी, ताकि वहां पर जब भी आगे मूवमेंट हो तो उसमें उन लोगों को एज मिले, उनको रास्ते में क्लियर मिले और वो भागने में कामयाब हो। इस तरीके की तमाम सारी प्लानिंग की गई थी। और इसीलिए तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि षड्यंत्र की बू आ रही है, साजिश की बू आ रही है। बार बार इस तरह की तस्वीरें देश से निकलकर सामने आ रही है। वाकई मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ वक्त में सांप्रदायिक दंगों से जुड़ी, सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी कई तस्वीरें आई। अभिषेक, कई बार आप मेरे साथ लाइव जुड़े, अब मेरे मन में वही चीजें हैं। जब मैं नागपुर का जिक्र सुनता हूं, आपको सुन रहा हूं, नागपुर की तस्वीरें देख रहा हूं, मैं खूब घुमा हूं वहां पर, लेकिन जब मैं नागपुर जाता हूं तो मेरे को लोग बताते हैं तो नितिन गडकरी जी का गढ़ है। मैं नागपुर जाता हूं, लोग बताते हैं देवेंद्र फडणवीस जी का गढ़ है। मैं नागपुर जाता हूं तो आरएसएस का हेडक्वार्टर्स यहां पर है। वहां पर भी इतना बड़ा फेलियर। बोलिए 30 सेकंड, फिर मैं ओम प्रकाश जी के पास जा रहा हूं। अभिषेक 30 सेकंड। देखिए, बिल्कुल मैं 30 सेकंड में ये कहूंगा कि ये पूरा इंटेलिजेंस फेलियर था। हाँ। और खास करके यहाँ को टारगेट करने के पीछे 3 उद्देश्य थे। एक प्रधानमंत्री का 30 मार्च को एक दौरा है जो आरएसएस मुख्यालय में है,
उसके पहले इस तरीके का दंगा भड़काने की क्या साजिश हुई क्या? दूसरा, देवेंद्र फडणवीस तो क्या इंटेलिजेंस फेलियर के नाम पर फडणवीस को घेरने की और नीतीश राणा तो खुद ये कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए ये साजिश की गई, सरकार को बदनाम करने के लिए इस हिंसा को प्री प्लान किया गया। मैं ये कह रहा हूं कि नागपुर का सांप्रदायिक दंगों का कोई इतिहास नहीं रहा। वहां लगभग चीजें शांत ही रहती हैं, चाहे राजनीतिक माहौल हो या सांप्रदायिक माहौल हो, ठीक ही रहता है। ये जो इसके हमें जो अभी घटनाक्रम हो रहे हैं, इसको आपको हफ्ते 10 दिन पीछे जाकर के देखना पड़ेगा जी कि कहां से आखिर जरूरत क्यों पड़ी। ये बहस शुरू कहां से हो गई कि औरंगजेब की कब्र हटाने की बात आने लग गई। ये कहां से शुरू हुआ? पहला दिन था विधानसभा का, जिस दिन एक विधायक महोदय ने ये चीज उठाई और उसी दिन से उन्होंने औरंगजेब की प्रशंसा की और उसका रिएक्शन होने लगा। और रिएक्शन जो है वो अब कब्र हटाने की मांग तक आ पहुंचा है। ठीक, उसमें भी नागपुर में जो घटना हुई, कल तो पूरे राज्य में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अपनी तरफ से प्रदर्शन किए थे। ये नागपुर में ही ऐसा क्यों हो गया? इसका बड़ा खुलासा आज शिंदे जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने, मुख्यमंत्री जो हैं जी, उन्होंने विधानसभा में भी किया है कि पूरे एक बड़ा एरिया है, वहां से करीब 150 से ज्यादा वाहनों को पहले से हटा दिया गया था पार्किंग से। ठीक है। यानी कि ये घटना सिर्फ कल की नहीं है। शायद अजय पाठक जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो तो लोकल हैं, वो आपको और ज्यादा बताएंगे, आंखों देखी बताएंगे वो। लेकिन जो विधानसभा में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी तैयारियां पहले से की गई थी कि जिस इलाके में 100-150 गाड़ियां हमेशा खड़ी रहती हैं वो हटा दी गई थी। ये सुबह के टाइम पुलिस ने एक बार बीच बचाव किया और सब कुछ शांत भी हो गया। उसके बाद रात को 8 बजे फिर से वो चीज शुरू हो जाती है, और रात को लगभग देर रात चलती रहती है। तो इसमें कहीं ना कहीं तो सोची समझी चीज लगी रही है। ये अचानक हुई हिंसा नहीं। ऑब्वियसली एकनाथ शिंदे ने बड़ी बात कही थी। रशदी सर, मैं आपके पास आ गया क्योंकि आप तो लगातार हर एक मुद्दे पर मुखरता से बोलते हैं, वो बताने की मुझे जरूरत है नहीं। लेकिन रशीदी सर, पिछले कुछ वक्त में पूरे देश में क्यों ऐसा परसेप्शन बनाने की बात कही जा रही है, क्यों ऐसी परसेप्शन को सबके सामने रखा जा रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान मैं नहीं हूं उसमें। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, मेरे आसपास मेरे मित्र सब हर धर्म के रहे। अभिषेक के पास भी आऊंगा, लेकिन अब राशिद सर प्लीज आप 40 सेकंड्स में मुझे बताइएगा, ये परसेप्शन क्यों थोपी जा रही है कि कोई हिंदू त्योहार होगा, कोई हिंदू शोभा यात्रा होगी, कोई जुलूस होगा, कोई पूजा या शोभा यात्रा के लिए अगर निकलेंगे तो डर में रहिए, डर का माहौल है, सेंसिटिव इलाकों को चुन लीजिए। ये परसेप्शन क्यों? देखिए, मैंने अभी अजय पाठक जी को सुना जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जी। लोग जो है सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की बातें टीवी पर आकर कर जाते हैं जो पार्टी का स्टैंड नहीं होता जी। मुझे नहीं पता कि इनको किसी ने कहा है कि तुम इस तरह की बातें टीवी पर बैठकर बोलो। पार्टी के अंदर तो इस तरह की बातें नहीं है कि आप इस तरह की बातें टीवी पर बैठकर बोलो, लेकिन उन्होंने बोली। बहरहाल ये इनका अपना मत है। मैं इतना जानता हूं, औरंगजेब को लेकर जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद मुखर होकर उल्टे सीधे बयान कर रहा है, हाँ। और जो उसकी नीयत और नीति है दंगे भड़काना महाराष्ट्र के अंदर, हाँ। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अभी एक पत्रकार महोदय कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि 1 हफ्ता पहले से वहां से गाड़ियां हट गई। अरे भाई, मैं तो 2 दिन पहले आया हूं जी। मैं 2 दिन पहले आया हूं, और जिस इलाके का जिक्र कर रहे हैं कि वहां से गाड़ियां हट गई थी, मुझे पैदल चलने के लिए जगह नहीं मिली। आप कह रहे हैं गाड़ियां हट गई वहां से? इतना बड़ा झूठ फैला रहे हो आप बिला वजह का, हिंदू मुसलमान करने के लिए। मत जलाओ इस देश को। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, आपस में एकता के साथ रहते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। ये हिंदी राजनीति करना छोड़ दो। अच्छा राशिदी सर, मैंने आपसे पूछा कि एक परसेप्शन है। अभी बहुत सारी चीजों को मैं पढ़ रहा था, कई सारी चीजों को देख रहा था, तब बहुत सारी चीजें वो होती है ना कि सर्कुलेट होती रहती है सोशल मीडिया पर, अपना एक अलग माहौल चलता रहता है। वो बता रहे हैं कि देखिए, नूह में तो कोई औरंगजेब की बात नहीं कर रहा था। वो जो शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो गई, उसके बाद दिल्ली में हनुमान यात्रा निकाली गई, उसमें तो कोई औरंगजेब की बात नहीं कर रहा था, फिर उस पर पत्थरबाजी हो गई। तो मेरा मूल सवाल यह था कि ये परसेप्शन है, आप भी महसूस करते हैं, पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, लेकिन खूबसूरत हिंदुस्तान की तस्वीर तो सब साथ में ही है ना, विविधता में एकता ही है ना। नहीं, आपने जो नूह का जिक्र किया, नूह के दरिंदे तो पकड़े गए ना बाद में, जिन्होंने आके माफी भी मांगी टीवी पर। आपको तो याद होगा, आप पत्रकार हैं।
वो सब लोग पकड़े गए जिन्होंने नूह का दंगा भड़काया। ठीक, कौन लोग हैं? वही है जो गाय के नाम पर रक्षा दल बनकर जो है इस तरह की हरकतें करते हैं, वो सब वही लोग हैं। विश्व हिंदू परिषद अपनी जमीन तलाश कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद की कोई जमीन नहीं बच पाई है अब। ठीक है, वो अपनी जमीन तलाश कर रहा है और दंगों के बहाने से तलाश कर रहा है। ठीक है। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि इस तरह के जो भी दंगाई लोग हैं, मैं खुलकर कहता हूं ठीक है कि अगर मुसलमानों में भी इस तरह के दंगाई हैं, उनको खुलकर इंपॉर्टेंट चीज आपने कर दी। एक बार अभिषेक के पास कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। अभिषेक, कार्रवाई होनी चाहिए। अजय सर आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक, देखिए अभी जो जानकारी के मुताबिक जो 5 FIR दर्ज हुई हैं उसमें कई लोगों को जो अरेस्टिंग हुई है उनको उनसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर 150 CCTV आसपास के इलाके से जब्त किए गए हैं, जिनको ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। ये महाल का वो इलाका है जहां पर शुरुआत हुई दंगों की और यहां से शुरू हुआ और आगे गया। इसमें महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो ये है कि पुलिस सूत्र जो बताते हैं कि वहां पर इतने सारे पत्थर जो इकट्ठा किए गए, तुरंत इकट्ठा नहीं किए, वहां 2 ट्रॉली पत्थर मिले और कई धारदार हथियार मिले जो कि पहले से इंटीमेटेड थे, और मोबाइल पर मैसेज सर्कुलेट हुए हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू वाहिनी के लोग जो भी लोग हैं वो किस तरीके से कुरान की आयतें लिख करके किसी यही तो प्रॉब्लम है अभिषेक, मैं इसी पर आने वाला था, क्योंकि पहले इस तरीके की अफवाह फैलाई गई कि कुरान शरीफ को जलाया गया, फिर बाद में कहा गया नहीं आयात लिखी चादर थी। ऐसी अफवाहों को फैलाया गया और मौके पर बड़ी संख्या में हिंसा हुई है। अभी भी कई लोग अस्पतालों में भर्ती है, मौके पर फोर्सेस का हैवी डिप्लॉयमेंट है। और अभिषेक पांडे लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैंने आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाई उसी जगह पे, उसी स्पॉट की जहां पर दंगे भड़के हिंसा हुई है। सीधा अजय पाठक जी आपके पास आ गया। आपके शुभचिंतक भी हमारे साथ, रशीदी सर, जो कि साफ तौर पर बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी का समर्थक भी हूं और आपके लिए भी वो कुछ अच्छी विशेष तो कर ही रहे हैं कि आप जो यहां पर अपने लेवल पर जो बातें आप रख रहे हैं, पार्टी ने शायद आपको उसकी इजाजत नहीं दी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब यहां से आगे क्या? पहली चीज तो देखिए, अभी तो वहाँ स्थिति शांतिपूर्ण है और पूरी तरह से नियंत्रण में है सरकार के, और पुलिस वहाँ अपना काम कर रही है। जो भी इस मानसिकता के लोग थे उनको धीरे धीरे गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन इससे सब चीजें ठीक हो जाएगी ऐसा नहीं है। इसके पीछे के मास्टरमाइंड कौन है, कौन लोग इसके पीछे साजिश करता लोग हैं, उन तक पुलिस जब पहुंचेगी और पहुंच के उनको सलाखों के पीछे ले आएगी, तब जाकर के इस तरह की चीजों पर रोक लगेगी। दूसरी चीज, राशिद जी, मुझे आपसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बनकर मुझे बताएंगे कि यहाँ मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। मुझे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है और मैं भारतीय जनता पार्टी को जवाब दूंगा। आप जैसी मानसिकता के लोग ही इस तरह से दंगे जब होते हैं तो 3 लेयर के लोग होते हैं। एक आकर के उनको मासूम साबित करते हैं टीवी पे, दूसरे लोग उनको कानूनी प्रोटेक्शन देते हैं और तीसरे लोग साजिश में शामिल होते हैं। तो आप लोग ही इस तरह की चीजों में उनको मदद पहुंचाने के लोग, आप लोग साथ देते हैं उनका, इसीलिए उनके हौसले बुलंद रहते हैं। दंगा किसने किया, दंगाई कौन है, और यहाँ बैठ करके आप पूरे प्रदेश भर में आंदोलन हुआ, अरे आप भी आंदोलन कर लेते, कौन मना किया था? आप पुलिस को कुल्हाड़ी से काटेंगे उनका हाथ, लोगों का घर जलाएंगे चिन्हित कर करके और बताएंगे कि वो मासूम लोग थे और अजय पाठक क्या बोल रहे हैं, उनको बोलने की इजाजत नहीं है। अरे हमको सब बोलने की इजाजत है, बोलेंगे और डंके की चोट पे बोलेंगे। आप लोगों ने आप लोगों जैसी मानसिकता है उनको बचाती है। अजय सर पर्सनल नहीं जाते, अजय सर पर्सनल नहीं जाते अजय सर, क्योंकि वो तो खुलकर कह चुके हैं, रशीदी सर तो खुलकर कह चुके हैं कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं। आपके वोटर हैं वो, पाठक सर आपके वोटर हैं वो, बीजेपी को वोट देते हैं। हमारे वोटर है, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है वोटर की, ये हमारे वोटर हैं, आकर के बता रहे हैं कि बीएचपी ने दंगा करवाया। दंगे जिन लोगों ने दंगा किया, जिनको देखा जा रहा है दंगे में, उनके खिलाफ एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहा है और पीएचपी को बता रहे हैं कि पीछे, अरे पीएचपी ने आंदोलन किया, आपके बीएचपी ने कहा हिंसक आंदोलन किया,
आपके लोग ये आंदोलन कर पाठक से थोड़ा जांच पे भी छोड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन पे छोड़ते हैं। विश्वास है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बताएगी कौन सही है कौन गलत है। अब मेरे सहयोगी अभिषेक भी हैं। अभिषेक, आपके पास दो सहयोगी भी हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दूं, इसलिए एक बार तमाम गेस्ट के साथ मैं एक छोटा रिएक्शन ले लेता हूं, फिर आपके पास मैं आऊंगा, क्योंकि आप तब तक बेस भी तैयार कर लेंगे। राशिदी सर प्लीज 20 सेकंड है, मेरे को जाना फारूकी सर के पास था, लेकिन आप उंगली उठा रहे थे। 20 सेकंड सर, प्लीज रिएक्ट कर दीजिए। देखिए, आपने अजय पाठक जी के बयानों से समझ लिया होगा दंगा क्यों हुआ, किसने कराया। मुझे पता है कि आप अच्छे पत्रकार हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर छोड़िए ना। भाषा से समझ में आ जाता है दंगा करने वाला कौन है, कराने वाला कौन है, अच्छी तरह समझ में आ जाता है। आदमी की बॉडी लैंग्वेज बता देती है। मुझे इस पर नहीं जाना, मुझे इस पर नहीं जाना। हिंदुओं के घर जलाए गए और आप बता रहे हैं कि हम शांत बैठे रहे। सर, आपने बोला मैं चुप रहा, आपने बोला मैं चुप रहा। पाठक सर एक बार सुन लेते हैं, 20 सेकंड दिए मैंने। पाठक सर फिर आ जाऊंगा आपके पास रिएक्शन लेने। राशिदी सर प्लीज। उनका प्रोटेक्शन करते हैं। देखिए, इन्होंने मुझे भी दंगाई ठहरा दिया। ये देश की विडंबना है, देश का दुर्भाग्य है ये कि ऐसे लोगों को प्रवक्ता बना देती है पार्टी जो अपने समर्थक, अपने वोटर को ही दंगाई कहते हैं। ये बढ़िया है। पाठक सर मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक प्लीज जल्दी से बोलिए। अभिषेक मैं वापस आऊंगा। पाठक सर, अभिषेक। देखिए, बिल्कुल मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। किस तरीके से यहाँ पर जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो आंदोलन है उसके विरोध में वहां पर पहले दंगा भड़का। दूसरा चिटनीस पार्क के तौर पर ये स्क्वायर है जहां पर कि काफी कुछ दंगा हुआ और यहाँ पर तमाम सारी गाड़ियां जलाई गई। पब्लिक किस तरीके से यहाँ पर उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई, पुलिसकर्मी घायल हुए, ये पूरा का पूरा कॉर्डन किया हुआ है। हमारे साथ दो सहयोगी हैं नागपुर के भारत एक्सप्रेस के, जो कल घटनास्थल पर मौजूद थे जिस समय ये पूरी चीजें कवर कर रहे थे। आप बताइए कि किस तरीके का मंजर था, क्या माहौल था, क्या दिखा आपको? देखिए, एक ही तरफ से जो है वो अल्पसंख्यक समाज की तरफ से जो पथराव किया जा रहा था और लगातार पथराव किया जा रहा था, और पथराव के बाद में यहाँ पर जो खड़ी जो चार पहिया जो वाहन है, करीबन 3 से 4 यहाँ पर वाहन थे, जिसमें जो ठीक मेरे ऊपर में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसकी एक जेबीसी मशीन थी और एक तवेरा गाड़ी थी, उसको जला दिया गया। आप बताइए कि क्या लग रहा है कि इसके अलावा और कौन कौन सी जगह हैं जो कि स्पॉटेड हुई जहां पर इस तरीके की दिक्कतें हुई? एक हंसापुरी करके यहाँ पे एक एरिया है जो मोमेडियन लोगों का भी है बोल सकते हैं अपन, तो वहाँ पे भी बहुत सारे गाड़ी जलाई गई। यहाँ पे बाजू में गाड़ी है, यहाँ पे एक होटल के पूरे ग्लास फोड़ दिए गए हैं, एक गाड़ी जलाई गई है। कम से कम 2 व्हीलर सुनियोजित तरीके से किया गया या फिर अचानक रिएक्शन था? चूंकि हमने जैसे बात किया था, जो मध्य नागपुर के जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, उन्होंने ये बताया था कि प्री प्लान था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कह रहे हैं कि प्री प्लान है। मैं एक बार वापस आ जाऊंगा सर आपके पास, क्योंकि ये प्रत्यक्षदर्शी थे, चश्मदीद थे, तो उनसे बात करना जरूरी था। फारूकी सर मैं आपके पास आ गया। फारूकी सर आप मुझे बताइए, मैं जानता हूं कि आप भी काफी इमोशनल हो रहे होंगे, अगर अपने स्टेट में ऐसी चीजें हो रही हैं, अपने देश में ऐसी चीजें हो रही हो, क्या एक्शन चाहते हैं आप? रोहित जी, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। हर पार्टी के लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इसमें आग में घी का काम मत करो, इसको रोकना है। किसी की भी जान जाती है, वो जान अनमोल होती है। दूसरी चीज, नीतीश राणे की आपने बात किया, वो तो हर दिन सरकार को बदनाम कर रहे हो खुद ही बोल बोलकर। तो नीतीश राणे को अभी महाराष्ट्र के लोग सीरियस नहीं लेते। दूसरी बात, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का जो इश्यू है वो है, जब डीएसपी ने अपने प्रोग्राम वहां पे डिसाइड किए, तभी सरकार को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। अगर सरकार के पास में इतना संसाधन नहीं था तो परमिशन नहीं देना चाहिए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकार ने प्लान करके ये चीज कराया है। दंगे से किसका फायदा होता है? पूरा हिंदुस्तान जानता है। जब हिंदू मुसलमान होगा तो किसका फायदा होगा? तो ये छोटे से वोट के लिए घिनौनी राजनीति करके मासूमों को मरवा रहे हो और हमारे महाराष्ट्र को जला रहे हो। महाराष्ट्र की जनता इसका बराबर जवाब देगी। हमारे महाराष्ट्र को दिन ब दिन कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डबल इंजन की सरकार है और ये लॉ एंड ऑर्डर है। हर एक जगह जहां देखो ये इस पर सवाल लगातार उठते रहे। और मैं, क्योंकि तिवारी जी भी मेरे साथ है, तिवारी सर ने, मैंने जो बात बोली थी, तिवारी सर ने कहा नागपुर में ऐसी चीजें नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, नागपुर बहुत ही शांतिप्रिय है। अभी रशीदी सर भी कह रहे थे नागपुर घूम के आए, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पर, बहुत सभ्य लोग हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा था क्योंकि मेरी मजबूरी है। सुबह से शाम तक मुझे इसी स्टूडियो में खड़े होकर
हिंदू मुसलमान हिंसा, ये खबरें पढ़नी पड़ रही है। और महाराष्ट्र में मैंने देखा कि पिछले कुछ वक्त में अलग अलग जगहों से वो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ऐसा माहौल, वो परसेप्शन वाला जिक्र तिवारी सर जो मैंने रशीदी सर से पूछा था कि ऐसा परसेप्शन क्या बनाया जा रहा है, कि ऐसा ग्राउंड रियलिटी पर है या थोपा जा रहा है, आपके क्या विचार है सर उस पर? मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, आपसे तिवारी जी। रोहित जी, पहले तो मैं जब मैंने भी अपना पहला बयान दिया था उसके बाद रशीदी जी ने शायद हमारी कोई बात पकड़ करके उसको गलत इंटरप्रेट किया। हाँ प्लीज। हाँ, ऐसा है कि मैंने जिक्र किया था उस दिन का जब विधानसभा शुरू हो रही थी। हम सब लोग यहाँ मुंबई में थे और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि किसानों के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, लाडली बहना के मुद्दे पर चर्चाएं होंगी, राजनीतिक बयान आएंगे। लेकिन पहला बयान जो राजनीतिक आया वो आया था औरंगजेब के ऊपर, वो समाजवादी पार्टी के एक विधायक की तरफ से आया था। नाम लेना जरूरी नहीं समझता हूँ, सब समझ गए सर। मैंने वो हफ्ते भर पहले या 10 दिन पहले की बात वहां से उठाई थी। मैंने गाड़ियां हटाने की बात नहीं की थी। गाड़ियों की बात जो कोट की गई है एकनाथ शिंदे ने, वो उन्होंने कल के बारे में कही है, एक हफ्ते पहले। लेकिन तिवारी जी, क्योंकि आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप ग्राउंड पर काम करते हैं, आप लोगों को देख देख कर तो हम बड़े हुए हैं। आज सौभाग्य आपसे बात कर रहा हूं, सवाल कर रहा हूं। लेकिन मुझे बताइए, क्या किसी के एक बयान से क्या हमारा समाज इतना, महाराष्ट्र के माहौल की जो बात, मतलब हमारा समाज इतना इंसेंसिटिव हो गया कि किसी एक विधायक के बयान से आगजनी हो जाएगी, पेट्रोल बम मौके पर आ जाएंगे, 2 ट्रॉली से ज्यादा पत्थर आ जाएंगे? देखिए, जब एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले वो बयान आया जी, उसका तो कोई संदर्भ ही नहीं था। हाँ, वो बयान आया ही क्यों? उसको लेकर के क्या संदर्भ था? औरंगजेब का कोई संदर्भ था क्या? पिछले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हो गए, कोई संदर्भ औरंगजेब का आया क्या? वो अचानक वो बयान किसी के मुंह से निकलता ही क्यों है? ठीक है, क्या जरूरत पड़ गई? मतलब आप मान रहे हैं इस हिंसा के पीछे ये बयान भी जिम्मेदार है? निश्चित रूप से बयान जिम्मेदार है। अगर वो बयान नहीं होता तो उसके बाद ये सारे बॉल जो पिछले 10 दिन में हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, हमको जरूरत ही नहीं पड़ती रिपोर्ट करने की। ठीक है रशीदी सर, प्लीज 30 सेकंड। औरंगजेब वाला बयान दिया अबू आजमी ने, उस वजह से नागपुर जला, उस वजह से महाराष्ट्र जला। रोहित भाई, मैंने पहले ही बोला आपको, देखिए औरंगजेब तो बहाना है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, विश्व हिंदू परिषद को आंदोलन चलाने की जरूरत क्या है औरंगजेब पर? औरंगजेब मरा हुआ पड़ा है, उसकी हड्डियां भी वहां कब्र में है कि नहीं है? क्या कुछ मिलेगा अगर कब्र खोदेंगे? मैं तो समझ नहीं रहा हूं। दूसरी ये है कि औरंगजेब मुसलमानों का आइडियल नहीं है। औरंगजेब कोई नौजबिल्ला मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है, नहीं होगा। या कोई बहुत बड़ा वली अल्लाह आदमी नहीं गुजरा है कि जिसको लोग मुसलमान फॉलो करेंगे, नहीं होगा। एक मुस्लिम शासक था, ठीक है। हम क्या बहुत सारे हिस्ट्रीकार उसको अच्छा शासक मानते हैं, कुछ लोग उसको बुरा भी कहते हैं, ठीक है। तो हम भी जो पढ़ते हैं हम भी कहते हैं। अबू आसिम आजमी ने भी जो हिस्ट्रीकारों को पढ़ा, लेफ्ट हिस्ट्रीकारों को, उन्होंने बयान कर दिया। उस बयान को लेकर इतना बड़ा हंगामा हो जाना और हिंसा हो जाना, मैं समझता हूं ये दो समुदायों का काम नहीं है। अच्छा राशिदी सर, आपको क्या लगता है? उनका तो तिवारी जी का कहना है कि औरंगजेब के बारे में अबू आजमी ने बात की, ये भी एक प्रमुख कारण है। आपको क्या लगता है? क्योंकि अफवाहें बहुत सारी फैली कल। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये बयान जो है हिंसा का कारण नहीं हो सकता, राजनीति उसका कारण है। ठीक है, राजनीति जानबूझकर जो की जा रही है औरंगजेब के नाम पे, उसकी कब्र को हटाने के नाम पे, वही असल हिंसा का कारण है। ठीक है, पाठक सर प्लीज रिएक्ट 30 सेकंड में। पाठक सर, ये कैसी राजनीति? देखिए ये राजनीति नहीं है, ये प्योर अपने अस्तित्व का मामला है। एक क्रूर शासक को जब आप उसका महिमा मंडित करेंगे तो निश्चित तौर पे उसका रिएक्शन होगा। और बार बार करते हैं, एक बार नहीं, बार बार आप जो हिंदुओं के ऊपर शासन जिन लोगों ने किया, आप उनको अपने से जोड़ करके जब देखते हैं और ये हमको आप नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक बहुसंख्यक समाज के प्रति आप नफरत की राजनीति पैदा करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका एक्शन का रिएक्शन होगा। तो एक्शन का अबू आजमी विधानसभा के अंदर ये कहने की जरूरत क्या थी? ये क्यों उन्होंने चालू किया? ये क्यों? जब आप उस क्रूर शासक को महिमा मंडित करेंगे जिसने हमारे 3000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा, हमारी बहन बेटियों को इज्जत को लूटा, तो निश्चित तौर पर हमारा खून खोलेगा। हम इतिहास को छुपा थोड़ी सकते हैं, इतिहास को समाप्त थोड़ी कर सकते हैं। दूसरी साइड से भी यही कहा जा रहा है, इतिहास को बदलने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का। आप इतिहास बदल नहीं सकते, जो किताबों में दर्ज है वो किताबों में दर्ज रहेगा। अभिषेक, जैसे मैंने वादा किया था, प्लीज आप कुछ कहना चाह रहे थे अभिषेक?
बिल्कुल, देखिए मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो मैं जिस जगह हूं, ये देखिए, ये जेसीबी को जलाया गया है दंगाइयों द्वारा, और उसके अलावा यहाँ पास में शोरूम है गाड़ी का, उसको तोड़ा गया है, पीछे कार है उसको जलाया गया है, और सुनियोजित ढंग से इस पूरे इलाके में अगर देखें तो हिंदू मुस्लिम सबकी दुकानें हैं। ये पूरा मार्केट इलाका है और मार्केट इलाके में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सबकी दुकानें हैं, लेकिन टारगेट किए गए वो हिंदू जो दुकानें थे उस पर किए गए। और यही आरोप बीजेपी लगा रही है कि अगर दंगाई थे और वो किसी भी कौम से नहीं आते थे, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म से नहीं आते थे, दंगाई थे, तो उनको आखिर अकेले उसको उन लोगों को चूज करके, टारगेट करके सिर्फ हिंदू दुकानों को जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। इसके पीछे वजह क्या है, ये बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले में लगातार एक्शन शुरू किया है, करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया है, और अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कह रहा है कि जो भी दंगाई हैं, जो पकड़े गए हैं, उनके ऊपर एनएसए लगाया जाए, क्योंकि वो देश विरोधी जिस तरीके की गतिविधियां हैं उसको अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। और नागपुर को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये संघ का मुख्यालय है, क्योंकि ये यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ऑब्वियसली नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर भी चीजें व्यवस्थित नहीं है। तिवारी सर, मैं आपके पास आ गया। तिवारी सर, ये जो अभिषेक बता रहे थे अभी, या जो मैं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा हूं, जिन गाड़ियों में भगवान शिव की मूर्ति लगी हुई थी, अंदर हम लगाते हैं ना डैशबोर्ड पे, गणेश जी की, बजरंग बली की मूर्तियां थी, चुन चुन कर उन गाड़ियों को जलाया गया। जिन घरों के बाहर ऐसे सिंबल्स थे वहां जान के तोड़फोड़ की गई। आप क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, ऐसा ही रहा क्या? हाँ, सुनने में तो ही आ रहा है। मैं तो खैर मुंबई में हूँ, लेकिन नागपुर में जो अपने जानने वाले लोग हैं, मित्र हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है, और कि वहां पर बाकायदे आइडेंटिफाई करके टारगेट किया गया है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये होना ही नहीं। अभी और भी किसी पैनलिस्ट ने भी ये बात कही कि जब नहीं, ये इन्हीं के आपके साथी ने ही कही वहां पर कि पुलिस ने जिसको रोकने की कोशिश की तो सबसे पहले पुलिस पर ही बताइए, 3-3, 4-4 डीसीपी, उपायुक्त लेवल के अधिकारियों का कुल्हाड़ी से हाथ काटा जाना, ये कोई सामान्य घटना है क्या? एक डीसीपी का 33 पुलिस वालों का घायल होना सामान्य घटना है क्या? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो पुलिस बीच में इसलिए आती है कि दो समुदायों का टकराव रोका जा सके। और ये रिपोर्ट्स भी है, पुलिस प्रशासन चाहता तो कैजुअलिटीज बहुत बढ़ सकती थी, पुलिस प्रशासन चाहता तो गोलियां चला सकता था। अगर पुलिस वहां बीच में नहीं आती तो दो समुदाय टकरा सकते थे। पुलिस ने, वो पुलिस जो दो समुदायों को टकराने से रोकने के लिए बीच में दीवार बन के खड़ी है, आप उसके अधिकारियों को के हाथ कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। ये इसके बारे में समझ से परे है हमारे कि ये कैसा एटीट्यूड। दिस इज वेरी सीरियस। मैं समझ रहा हूं कि आप अगर स्माइल भी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके माथे पर भी चिंता की बात है। फारूकी सर, चिंता की बात नहीं, बहुत बड़ी चिंता की बात है। फारूकी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्या चाहते हैं, एक्शन कैसा हो? ऐसा तो नहीं कि पता चले फिर सरकार एक्शन करे, फिर एक नई डिबेट शुरू हो जाए। फारूकी जी की टारगेट कर रहे हैं, वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं। फारूकी सर, दंगाइयों का कोई मजहब नहीं होता। जो दंगा करे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो एक नजीर देश के सामने आना चाहिए कि दूसरा कोई ऐसा करने के लिए 100 बार सोचे। मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ आपके चैनल पे, शायद हमारे पैनलिस्ट भी समझे कि बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ शहर में दंगा रहने दो, लाल और हरे रंग में ना बांटो मुझको, हमारे सर पे तिरंगा रहने दो। आज हमें सबको मिलकर हमारे देश का सोचना चाहिए, ना कि ये दंगा और भड़काने का काम करना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। तिरंगा तो सबका है, तिरंगा रोहित पोखरियाल का भी है, तिरंगा फारूकी का भी है, तिरंगा रशीदी साहब का भी है, पाठक साहब का भी है, पांडे साहब का भी है, त्यागी साहब का भी है, सोनानवे साहब का भी है। पाठक सर, मैं आपके पास आ गया। बहुत अच्छी लाइनें कही है फारूकी जी ने। राशिदी सर, आ रहा हूं, पाठक जी आपके पास। देखिए, जो अभी अभिषेक जी ने रिपोर्टिंग किया, आपके जो संवाददाता है यहाँ पे जी, अभी उन्होंने जो रिपोर्टिंग किया, वो तो बेचारे एक दायरे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
लेकिन इतनी बड़ी चीजें हुई है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचिए कि उन चश्मदीदों का जाकर के गवाही लीजिए, जिनके घर में सिर्फ 2-2 औरतें थी, वहां 10-10, 20-20 लोग तलवारें लेकर के खड़े थे बाहर, तलवारें लेकर के किडनियां तोड़ रहे थे, और आइडेंटिफाई करके कि किसका घर है, जिसके घर के सामने रंगोली बनी है, जिसके घर के सामने तोरण लगा है, ऐसे लोगों को टारगेट था। और ये शाकिरी साहब बोल रहे हैं कि मैं तो अभी 2 दिन पहले गया था, उसी गली से मैं गया, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई। अरे कैसे दिखाई देगा? 4 दिन बाद आप उन्हीं के लिए धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे, कैसे आपको दिखाई देगा? जिन जिहादियों को पुलिस अभी पकड़ करके ले गई है, उन्हीं के लिए 4 दिन बाद आप टीवी पे आकर के जैसे अभी समर्थन कर रहे हैं, उससे बड़ा समर्थन करेंगे। आप जैसे लाखों लोग उनके समर्थन में खड़े होंगे। पाठक जी कहाँ समर्थन कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं आप एक्शन कीजिए। पाठक जी, रशीदी सर की तरफ से पूरी हरी झंडी है। पाठक सर, पाठक जी, पाठक जी, पाठक जी, रशीदी सर की तरफ से हरी झंडी है, एक्शन तो कीजिए। लेकिन आपने जो बातें कही ना, यकीन मानिए मेरे मन में 2 चीजें आई। पहला, जो आपने कहा वाकई उन चीजों को सुन के कि घर में घुसे, दंगाई घर में घुस गए, वो मां बहनें किसी की भी हो सकती थी, मेरी भी हो सकती थी, किसी और की भी हो सकती थी, वो चीजों को मैं महसूस कर रहा हूं। लेकिन दूसरा सवाल यही कि ये सब हो क्यों रहा है, हो कैसे रहा है? रोहित भाई, 20 सेकंड दे रहा हूं सर मैं उनको। रशीदी सर, फिर आपके पास आ रहा हूं। अजय पाठक सर प्लीज, ये हो कैसे रहा है? ये एक विशेष मानसिकता है, उसी मानसिकता से ये लोग ग्रसित हैं। और ये मानसिकता वही है जो जम्मू कश्मीर में थी, वही मानसिकता जो संभल में थी, वही मानसिकता नागपुर की भी है। लेकिन ये चीजें बदलेंगी नहीं ना, ठीक है, क्योंकि पाठक सर का अपना एक है। रशीदी सर प्लीज प्लीज, अब आप आ जाइए, लास्ट में पे कंक्लूजन करना है। लेकिन मुझे आप बताइए रशीदी जी, ये क्या बात हुई? अगर गाड़ी में डैशबोर्ड पे शिव जी हैं तो उस गाड़ी को जला दिया, घर के बाहर रंगोली बनी है तो उस घर के बाहर आतंक मचाया, ये चीजें ठीक तो नहीं है। मैं 2-3 बातें समझाता हूं आपको, उसको समझिएगा, बताइए, और आपके व्यूअर्स को भी समझ में आना चाहिए प्लीज। देखिए, जिस तरह से आपके रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट दिखाई और बताया कि हिंदू की दुकानों को टारगेट किया गया जी, अभी पाठक जी भी कह रहे थे कि सिर्फ उन घरों को टारगेट किया गया जो हिंदुओं के थे, रंगोली बनी। तो ये एक दिन में तो नहीं होता, इसकी बाकायदा रैगिंग हुई होगी, पहले से जान पहचान निकाली होगी कौन सा घर हिंदू का है, कौन सा मुसलमान का है, कौन सी दुकान हिंदू की है, कौन सी मुसलमान की है। तो ये कितना बड़ा फेलियर है सरकार का और एजेंसियों का कि लोग उसकी रैगिंग कर रहे हैं और आपको पता तक नहीं है। कितना बड़ा फेलियर है। ये अपने ही मुंह अपनी सरकार को बुरा भला कहना चाहते हैं तो कहें। राशिदी सर 10 सेकंड, एक्शन क्या होना चाहिए? दूसरी बात देखिए, विश्व हिंदू परिषद जो आंदोलन कर रहा है औरंगजेब के लिए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, हमारे संविधान में अगर कोई आतंकवादी है, आतंकवादी से बड़ा मुजरिम नहीं हो सकता देश का कोई भी, अगर कोई आतंकवादी है तो उसकी फांसी के बाद भी हमारा संविधान ये कहता है कि जिस भी धर्म का है उसी धर्म के अनुसार इसका क्रियाक्रम किया जाए। ठीक है सर, राशिदी सर मेरे पास वक्त इतना ही है, मामला बहुत सेंसिटिव है, लेकिन ठीक है तमाम चीजें। बहुत धन्यवाद राशिदी जी। और जिस हिंदुस्तान के जिस गुलिस्तान की हम बात करते हैं ना, आप, मैं, रोहित पोखरियाल, रशीदी जी, पाठक साहब, अभिषेक पांडे, ओम प्रकाश तिवारी साहब, फारूकी साहब, हम उसी गुलिस्तान के फूल हैं। तो गुलिस्तान का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो खूबसूरत हिंदुस्तान की तस्वीर वैसी रहनी चाहिए। ये मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूं कि इस तरह की तस्वीरों को लोगों के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, इस तरह की डिबेट्स को मुझे आप लोगों के साथ कंडक्ट करना पड़ता है। बहरहाल बहुत शानदार तरीके से आपने इस सेंसिटिव मुद्दे पर बात की। आप सभी को नमस्ते, बहुत धन्यवाद आपका। तो इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है क्योंकि लोग, आम लोग और पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है महाराष्ट्र की तरफ। नागपुर जहां के लोग बहुत शांत, नागपुर जहां की फिजाएं बहुत अमन और चैन सुकून वाली, वहां पर इस तरह की साजिश किसने रची, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।